Welcome back all of you. I'm JP Sharma, your physics teacher. So let's start chapter number 2. तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है मात्रक एवं मापन। यहाँ पे पहले हम मात्रकों की बात कर लेते हैं और फिर अलग अलग भौतिक राशियों को कैसे नापते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नापने के बाद उनको किस तरह से व्यक्त किया जाएगा मात्रकों के रूप में। तो पहले हम इस चैप्टर में मात्रक पढ़ेंगे और फिर मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किस चीज को नाप सकते हैं? तो हमने बोला कि हम किसी भी भौतिक राशि को नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि बार बार हम इस शब्द का यूज करेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। तो ऐसी कोई भी राशि जिसे नापा जा सके, जिसे हम माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे इस टेबल की लंबाई या इस कमरे का आयतन या समय को नाप सकते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा या जो भी है। अब समय पूछते हैं तो समय हम घड़ी से नाप के बता देते हैं कि इतना समय लगा। जैसे जयपुर से अजमेर जा रहे हैं, किसी ने पूछा कितना टाइम लगा, हम घड़ी देख के बता देंगे भैया 2 घंटे लगे। तापमान को नाप सकते हैं। तो जिन भी राशियों को नापा जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं भौतिक राशि। तो जैसे लेकिन आपने पूछ लिया कि सर ये टेबल बताओ, टेबल क्या है, भौतिक राशि है या नहीं? तो टेबल एक वस्तु है। वस्तु के बारे में आप भौतिक राशि नहीं बोल सकते। भौतिक राशि किसे बोल सकते हैं? जिसे नाप सकते हैं। टेबल की लंबाई, टेबल की चौड़ाई, टेबल का क्षेत्रफल, टेबल की ऊंचाई, इनको नाप सकते हैं। तो भौतिक राशि किसको बोलेंगे? जिसे मापा जा सके। तो हम इसकी परिभाषा कहते हैं वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। फिर क्वेश्चन आया कि सर ऐसी कोई चीज है जिसको मापा नहीं जा सकता हो? तो हमने बोला है क्या है कि भैया 2 दोस्त हैं और उन दोनों के बीच में कितनी दोस्ती है, नाप के बताइए। तो नहीं नापा जा सकता। एक मदर अपने बेटे से या अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, क्या उसको नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो कितना, ठीक है। अब टेबल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते ना टेबल कितना है। टेबल का क्या कितना है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आप या फिर दो बच्चे हैं और उनके बीच में बनती नहीं है, तो बताइए उन दोनों में कितनी दुश्मनी है? तो 1 मीटर, 2 केजी, 10 सेकंड, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ये क्या चीज है? ये इसको हम नाप नहीं सकते। तो कुछ राशियां भौतिक राशियां होती हैं और कुछ भौतिक राशियां नहीं होती। लेकिन इस चैप्टर में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें मापन करना है। और मापन किस चीज का किया जा सकता है? भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब जैसे तापमान, विद्युत धारा, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, इन सब चीजों को पढ़ेंगे फिजिक्स। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तुमने वाला भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो सबसे पहले हम यहां पढ़ते हैं एक भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? मूल भौतिक राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? मूल राशियां वो होती हैं जो अपने आप में सब कुछ हो, जो बेस हो। मूल राशियां जिनको और किसी दूसरी राशियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, खुद अपने आप में एक बेस होती हैं, सर्वोच्च होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है।
जैसे हमने बोला कि लंबाई कैसी राशि है, हम जानते हैं लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो हमने बोला ये कैसी राशि है, ये मूल राशि है। क्यों? क्योंकि मीटर को किसी और से तो व्यक्त कर नहीं सकते। लेकिन हमने बोला चाल को क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल को किस किस से व्यक्त किया जा सकता है, मीटर से और सेकंड से, मतलब लंबाई से और समय से। तो चाल कैसी राशि है, चाल व्युत्पन्न हुई है, किससे व्युत्पन्न हुई है, लंबाई से और समय से। तो वो राशियां जो किसी दूसरे से व्यक्त नहीं की जा सकती, खुद अपने आप में सब कुछ होती हैं, उन्हें बोलते हैं मूल राशियां। और वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्यक्त किया जा सकता है। अब चाल का सूत्र हम क्या लिखते हैं, चाल लिखते हैं दूरी बटे समय। दूरी क्या है, दूरी लंबाई। और समय भी एक राशि है जिसको नापा जा सकता है। तो चाल को हम इनसे व्यक्त कर सकते हैं, दूरी और समय से। तो चाल जो है वो व्युत्पन्न हुई है मूल राशियों से। तो इस तरह से दो राशियां होती हैं, जैसे इसके उदाहरण है लंबाई द्रव्यमान, समय, इस तरह से आदि। और परिभाषा लिखूंगा मैं आपको, और इसके उदाहरण हैं चाल, बल आदि। तो यहां से हमारी ये बात समझ में आ गई कि दो प्रकार की राशियां होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां जिनको किसी और से व्यक्त नहीं किया जा सकता, खुद ही वो अपने आप में होती है। और व्युत्पन्न राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, वो होती है व्युत्पन्न राशि। अब हम बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक एक, हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और उससे हम दूसरी चीज को तुलना करते हैं। जैसे हमने सब्जी लेने गए तो एक तरफ 1 किलो का बाट रख दिया और दूसरी तरफ सब्जी डालते गए, तुलना कर रहे हैं। जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे ये सब्जी कितनी है, 1 किलो। क्यों? क्योंकि हम 1 किलो के बाट से यहाँ जो भी सामान रखा है उसकी तुलना कर रहे हैं। तुलना का मतलब अभी ये कम है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 kg है, ये नीचे की तरफ है, तो अभी क्या है, सब्जी कम है और 1 kg ज्यादा है। फिर हमने और डाला तो ये दोनों बराबर आ गए, हम बोलेंगे अब ये सब्जी किसके बराबर है, 1 किलो के बराबर। तो हम आपस में तुलना कर रहे हैं, और तुलना करके जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो वेट है, इसका जो भार है वो कितना है, 1 किलो। तो 1 किलो के लिए हम सब्जी को देखते हैं कि बाट को देखते हैं। लेने गए थे सब्जी, देख के किसको आते हैं, बाट। क्यों? क्योंकि उसी से तो तुलना कर रहे हैं, 1 किलो रखा है कि 2 किलो रखा है कि 5 किलो रखा है। तो हम कोई भी एक स्टैंडर्ड चीज से इसको कंपेयर करते हैं, जिसको भी नापते हैं। ऐसे ही हमने एक मीटर का रॉड बना लिया, और मीटर के रॉड से अगर कोई कपड़ा नापना है तो उसकी तुलना करते हैं, 1 मीटर 2 मीटर, तो ये कपड़ा 2 मीटर है। तो तुलनात्मक अध्ययन से हम लोग नापते हैं। तो मात्रक की परिभाषा भी हम लिख लेंगे कि कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसी जिससे हम तुलनात्मक अध्ययन करके किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे हम मात्रक कहेंगे। ठीक है, मात्रक हो गया, परिभाषा हम लिख लेंगे। तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कोई अज्ञात राशि को हम इससे तुलना करते हैं और तुलना करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने बात की कि किस तरह से इन चीजों को नापेंगे। तो नापने के लिए हमारे पास अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग सिस्टम बनाए, अपनी अलग अलग पद्धतियां बनाई। तो हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियां। अलग अलग पद्धति बनाई। कौन सी पद्धति बनाई? तो सबसे पहले फ्रांस ने अपनी एक पद्धति बनाई और उसका उन्होंने नाम दिया CGS। क्या नाम दिया? CGS। इसमें लंबाई को नापने के लिए एक मात्रक बनाया है,
द्रव्यमान को नापने के लिए एक मात्रक बनाया गया और समय को नापने के लिए, ये तीन चीजों को नापने के लिए मात्रक इसमें बनाया गया। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो लंबाई को नापने के लिए इसमें कौन सा मात्रक यूज किया गया, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को नापने के लिए ग्राम और समय को नापने के लिए सेकंड। इसलिए इस पद्धति का नाम क्या है, CGS। तो यहां पे हमने सेंटीमीटर और यहां पे बोला गया ग्राम, सेंटीमीटर को भी चिन्ह इसको किससे व्यक्त करते हैं, CM, इसको G, और ये समय के लिए सेकंड, S। दूसरा जो सिस्टम बनाया गया वो बनाया गया ब्रिटेन में, ब्रिटिश सिस्टम था, और ब्रिटेन ने जो सिस्टम बनाया उसका नाम था FPS। F को हम बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। फुट के लिए हम F लिखते हैं स्मॉल f, पाउंड के लिए हम LB लिखते हैं जनरली LB, और सेकंड के लिए तो SA ऑलरेडी है। FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेट, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया। फिर फ्रांस ने सोचा कि हमने जो सिस्टम बनाया है पहले वो थोड़ा छोटा है, अगर हमें बहुत दूरी बड़ी नापनी है तो कई हजार सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये जो मात्रक थे सेंटीमीटर, ग्राम, ये बहुत छोटे मात्रक थे। नॉर्मल जो लंबाई या द्रव्यमान हम नापते हैं तो उसके लिए बहुत छोटे मात्रक होते। तो उन्होंने इस सिस्टम को, इस पद्धति को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया और इसको फिर से फ्रांस ने इम्प्रूव करके बनाया और वो बनाया MKS। M मतलब मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, तो थोड़े से इनको बड़े मात्रक बना दिए गए। सेंटीमीटर के लिए काम करने लिए गए मीटर, किलोग्राम और किलोग्राम की केजी और सेकंड केजी। ठीक है, हुआ क्या कि इस तरह से पहले सब चीजें चलती थी। पहले जो वॉर चलता था वो ब्रिटेन और फ्रांस में चलता था। ब्रिटेन कोई नई नई चीजें खोज करता था, फ्रांस अपनी नई चीजें लेके आता था। फ्रांस में कोई खोज होती थी, ब्रिटेन उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता था। पहले जो डेवलपमेंट हो रहा था साइंस का वो इन दो कंट्रीज में हो रहा था। जैसे आपने एक और इनके बारे में स्टोरी है कि जो ये पृथ्वी पे जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं वो भी इन दोनों की लड़ाई से हुई। ठीक है, जैसे ये एक रेखा है जो भूमध्य रेखा से गुजरती है, ये भूमध्य रेखा से गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश के देशांतर। ग्लोब पे जो रेखाएं होती है क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं कि देशांतर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, इनको बोलते हैं अक्षांश। नापते कहां से हैं, यहां से, इनको क्या बोलते हैं, ये कैसे अक्षांश है, जो भूमध्य रेखा से गुजरता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। और फिर अपने हाथ को ऐसा किया और 0 डिग्री पे एक सर्कल बना दिया, ग्लोब पे सर्कल बन गया, उसको हम क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री। फिर इसको बोलते हैं पृथ्वी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ये पृथ्वी ग्लोब। फिर हमने अपने हाथ को ऐसा 10 डिग्री ऊपर किया और एक सर्कल बना। इस सर्कल पे जो जो देश होंगे उनका अक्षांश कितना होगा, 10 डिग्री। फिर अपने हाथ को किया 20 डिग्री ऊपर और फिर एक ग्लोब पे सर्कल बना दिया। यहाँ पे जो जो देश आएंगे इस वाले सर्कल पे, इस वाले वृत्त पे, उनका अक्षांश कितना होगा, 20 डिग्री। ऐसा करते करते हमने पूरी आधी पृथ्वी को कवर कर लिया ऊपर वाले हिस्से, और अधिकतम कोण कितना गया, 90। यहाँ से स्टार्ट किए थे भूमध्य रेखा से 10, 20, 30, 40, 60 और 90 होते ही ये पूरा हिस्सा कवर हो गया ऊपर वाला। तो ये बताइए अक्षांश का मान क्या होता है, अक्षांश का मान किस किस के बीच में होता है, हमेशा 0 से 90। अब ये तो ऊपर वाला हिस्सा कवर हुआ है, मान लो देश यहाँ है, उसके लिए क्या बोलेंगे, फिर हम भूमध्य रेखा पे गए, ये 0 है, फिर नीचे आते हैं, नीचे आकर के सर्कल बना दिए, इसको भी क्या बोला, 10 डिग्री। फिर
20 डिग्री। ऐसे ही 0 से 90 तक ऊपर गए थे, ऐसे ही 0 से 90 तक कहां आना पड़ेगा, नीचे। तो या तो इसके साथ लिखा होता है n या लिखा होता है s। n का मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ, मान लो यहाँ लिखा है 30 डिग्री n, तो आप समझ जाएंगे ये भूमध्य रेखा है 30 डिग्री n, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ। यहाँ कहीं कोई देश है, मालूम किसी देश का अक्षांश आपको दिया है और बोला है कि 40 डिग्री n लिखा हुआ है। 40 डिग्री n का मतलब क्या समझेंगे, ये 0 है, 10 20 30 40, इस यहाँ पे ग्लोब पे कहीं हो सकता है। n का मतलब किधर, उत्तरी ध्रुव की तरफ, और s लगा हुआ तो दक्षिणी ध्रुव। चलो ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ये पता था कि हमें कहां से कौन नापना शुरू कर रहा है, भूमध्य रेखा से, क्योंकि भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में है पृथ्वी। अब प्रॉब्लम आई देशांतर बनाने के लिए। देशांतर क्या होते हैं, इस तरह के, इस तरह ऐसे ऐसे रेखाएं होती है ग्लोब पे, ऐसे। तो बोला कि यहां पे 0 डिग्री किसको मानेंगे, जैसे भूमध्य रेखा को 0 मान लिया था, ये 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब इस तरह की रेखाएं खींचनी है ऐसे ऊर्ध्वाधर, तो फिर 0 किसको माने, क्योंकि मान लो एक तरबूज ले लो, उसको ऐसा काटोगे ऐसा, तब भी वो आधा आधा कटेगा। ऐसा नहीं काटेंगे हम तो ऐसा काटेंगे, ऐसा काटेंगे तब भी वो आधा आधा बढ़ जाएगा, ऐसा काटेंगे तब भी आधा आधा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसको कैसा भी करो वो आधा आधा बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा काटने से सिर्फ एक ही जगह है भूमध्य रेखा, जहां से काटेंगे तो आधा ऊपर और आधा नीचे। तो वहां पर लड़ाई चालू हो गई, किस किस के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ब्रिटेन ने अपनी एक रेखा खींच दी जो लंदन से पास होती थी, बोलो भैया इसको 0 डिग्री मानेंगे सब लोग, और अगर किसी का देश ब्रिटेन से इधर है तो वो 10 डिग्री। ये वाली रेखाएं तो ऐसे हो गई, ऐसे ऊपर। अब कैसी रेखाएं बना रहे हैं ग्लोब पे, ऐसे। ये 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन है। फिर ये इधर, ये कौन सी है, 10 डिग्री। फिर ये कौन सी है, 20 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 40 90। अभी और पीछे जाना है तो ये पृथ्वी को ऐसा आधा हिस्सा इधर, कौन सा, यहां से शुरू होंगे तो ये पूरा यहां तक आना पड़ेगा, आधा हो गया। तो इसका मान किधर होता है, देशांतर का, देशांतर का मान किधर से किधर होता है, 0 से 180। 0 से 180 किधर, या तो इधर या फिर इधर। क्यों, क्योंकि रेखा है ये 0 है, ये तो ये 10 डिग्री है, ये वाला, ये 20 डिग्री है। अब या तो कोई देश इधर होगा तो हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री पूरब की ओर। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है ग्लोब पे। तो क्या बोलेंगे, ये 0 है, कोई देश यहाँ है तो क्या बोलेंगे, 30 डिग्री पूरब, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 110, 120, ऐसे 0 से कहां तक जा सकता है, आधी पृथ्वी का वर्ग करनी है, 0 से 180। किधर, पूरब की तरफ हो गया। अगर इस तरफ है तो 0 से 180 पश्चिम। तो यहाँ पे जो देशांतर का मान होता है वो 0 से 180 के बीच होता है, या तो इसके साथ लिखा होता है ई, या इसके साथ लिखा होता है डब्ल्यू। ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। ठीक है, तो ब्रिटेन ने अपनी रेखा बांधी, भैया यहाँ से 0। फिर फ्रांस ने भी तुरंत आ गया, हम भी अपनी रेखा बनाएंगे। फ्रांस ने भी अपनी रेखा बना दी, जो कहां से गुजरती थी, पेरिस से। तो उन्होंने अपने अपने जिन जिन देश, जैसे हमारे यहाँ इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, तो हम उसकी रेखा को मानना शुरू कर दी। जो लोग फ्रांस के संपर्क में थे उन्होंने फ्रांस वाली रेखा को मानना शुरू कर दिया। ऐसे तो अलग अलग। लेकिन ब्रिटेन की तो आप जानते ही नहीं आदत कि वो टैक्स लेना शुरू कर देता है किसी भी चीज। तो उसने बोला भैया जो भी हमारी लाइन को 0 डिग्री मानेगा, वहां से नापेगा अपने देश को या कोई भी चीज को, सैटेलाइट की दूरी को, या जो भी नापेगा वो टैक्स देगा। टैक्स देगा तो धीरे धीरे कौन सी लाइन पॉपुलर हो गई, जो फ्रांस ने बनाई, उसने टैक्स नहीं लिया। तो वो लाइन कहां से पास होती है, पेरिस से। और पेरिस से भी और थोड़ा दूर जाए तो पेरिस के पास एक टाउन है, कस्बा है, ग्रीनविच, वहां से पास होती है। तो उस लाइन का क्या नाम रख दिया गया, ग्रीनविच लाइन। उसको क्या मानते हैं भैया, ये जो फ्रांस से लाइन पास होती है ये 0 डिग्री। तो वहां से नापेंगे कि देशांतर कितना है। तो अब अक्षांश और देशांतर के बारे में भी ये लड़ाई चल रही थी जो यहाँ चल रही है फ्रांस और ब्रिटेन में। तो पहले इनके बीच में चलता रहता था ऐसा। तो फिलहाल तो हमें अक्षांश देशांतर से कोई लेना नहीं है, ये आपके सामान्य ज्ञान का टॉपिक है। अच्छा, फिलहाल हमने ये बात कर ली। अब क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया था तो इसकी जो पद्धति है वो अभी भी हम लोग यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकेंड।
अब अभी भी देखते हैं लंबाई को हम किसमें नापते हैं, फुट पे, जबकि स्टैंडर्ड कौन सा है, अब स्टैंडर्ड ये है, लंबाई को किसमें नापना चाहिए, मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ शासन किया था तो अभी भी हम फुट में नापते हैं लंबाई को, कई जगह नापते हैं, प्लॉट लेते हैं या कुछ लेते हैं तो फुट में भी नापते हैं, पाउंड में भी नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं क्या, पाउंड में नापा है आपने कभी द्रव्यमान को, नापा है। जब आप बर्थडे के लिए केक लेने जाते हैं उसको बोलते हैं भैया 2 पाउंड का दे देना, कितने का दे देना, 2 पाउंड का या 1 पाउंड का दे देना, तो आप बताते हैं उसको केक का जो द्रव्यमान है वो किसमें बताते हैं आज भी, पाउंड में। एक्चुअली जो पाउंड है, जो अंग्रेज लोग जो रोज जो ब्रेड यूज करते थे उसका जितना द्रव्यमान था उसको उन्होंने बोला 1 पाउंड। तो बेसिकली ब्रेड केक के लिए अभी भी यही वाला मात्रक यूज करते हैं, पाउंड। अब जो लोग WWE या इस तरह की फाइट देखते हैं उसमें जो रेसलर है उसका वजन भी पाउंड में बताते हैं, उसका वजन भी किसमें बताते हैं, पाउंड में। तो पाउंड अभी भी यूज होता है और हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, ब्रेड केक ये लेने जाते हैं तो पाउंड। अब ये इसलिए क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ रूल किया था तो उसके जो प्रचलित मात्रक थे वो अभी भी हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं, अब इसका जो मुख्यालय है जो ये निर्धारित करता है कि कौन कौन से मात्रक बनाने हैं, कौन कौन से मात्रक को मूल मात्रक बोलेंगे या मूल राशियां बोलेंगे, वो सब फ्रांस में है। फ्रांस के जिनेवा में इनका मुख्यालय है और वहां से ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। तो ये कुछ मात्रकों की पद्धतियां हैं जिनसे हम ये नापेंगे। तो अभी जो प्रचलन में है वो ये है एमकेएस। तो हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसआई पद्धति। ये तो क्या बात होगी, भैया फ्रांस ने अपना बना दिया और इसने अपना बना दिया, लेकिन एक पायलट है जो यहां से प्लेन को उड़ाता है और उसको यहां से एयरपोर्ट से निर्देश मिला है कि अपने प्लेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखनी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे वो रखता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे देश की सीमा में जाता है उसको निर्देश मिलता है कि अपने प्लेन की स्पीड आप 80 मील प्रति घंटे कर लो। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, हम वो पायलट किलोमीटर प्रति घंटा समझता है, उसको क्या बोला गया कि मील प्रति घंटे कर लो, उसकी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम मील प्रति घंटे इस्तेमाल नहीं करते हमारे यहाँ। वैसे ही जैसे हम यहाँ यूज करते हैं कि पेट्रोल डाल दो, कितना लीटर डालना है, 2 लीटर डाल दो। अब दुबई में चले जाएंगे तो वहां बैरल समझते हैं कि पेट्रोल भर दो, कितने बैरल, बैरल हम नहीं समझते, लीटर वो नहीं समझते। तो जब इंटरनेशनली बातचीत होती है या सामान का आदान प्रदान होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है हमारे आने वाली पद्धति चल रही हो, उनके वहां कोई दूसरी पद्धति है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसका समाधान निकाला गया कि एक ऐसा मात्रकों का पद्धति बनाई गई जो पूरे इंटरनेशनल में लागू होती है, जिसको हम बोलेंगे एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी बात करेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन से भौतिक राशियां ली गई और उनके कौन कौन से मात्रक इसमें इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो अभी आई थिंक आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एसआई पद्धति की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।